वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। हरियाणा में चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी का परिवार हो या दूसरी पार्टियां हों, वो आज बहुत अहमियत नहीं रख रही हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल भी दो भागों में बट गई है। तो लड़ाई कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच हो रही है। इस सीधी लड़ाई में भी कांग्रेस भाजपा से लोकसभा चुनाव में क्यों हार गई? सीधी लड़ाई, ये बात बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो जिस तरीके से हरियाणा में पहले जो राजनीति थी वो केवल कुछ चंद राजनीतिक घरानों के आसपास घूमती थी। एक बड़ा बदलाव उसमें पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है। और जहाँ तक मामला आईएनएलडी और उसके विभाजन का है, एक नई उनकी पार्टी बनने का है जेजेपी, जब से हरियाणा बना है 66 से लेकर के और आज तक हमेशा वो एक बी टीम के रूप में काम करती थी। कभी भाजपा की बी टीम थी, कभी किसी और की बी टीम थी। मुख्य रोल कभी उनको सत्ता में वहाँ भागीदारी में नहीं मिला। पहली बार ये मौका था। और पिछले चुनाव को देखें तो 2 लोकसभा की सीट उनको मिली, 19 सीटें उनको विधानसभा में मिली और एक विपक्ष की भूमिका उनको दी। लेकिन वो विपक्ष की भूमिका ना तो वो निभा पाए और धीरे धीरे परिवार में जिस तरीके से कलह हुई, उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि वो पार्टी टूटी। और अब जहाँ तक वोट शेयर का मामला है, वो बहुत कम वोट शेयर उनको मिला है। 6-7% भी पूरे हरियाणा के अंदर उनको नहीं मिला। तो एक मुख्य कारण यही हुआ कि कांग्रेस ने वोट शेयर अपना गेन किया है। हमने करीबन 6% वोट शेयर हरियाणा के अंदर गेन किया और उसके बावजूद भी ये सच्चाई है कि हम हारे हैं। लेकिन लोग आज दोबारा उस बात को कहते हैं कि वो मुद्दे अलग थे, वो मोदी जी के नाम पे दिए। जिस तरीके से राष्ट्रवाद का, सेना का सहारा लिया, सेना का राजनीतिकरण किया और तमाम एक हाइप क्रिएट कर दिया। तो एक पूरा मैं समझता हूँ कि रणनीति उनकी थी जो कामयाब भी हुई। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हरियाणा में अभी से विरोध और विद्रोह के स्वर लोगों के उठने शुरू हो गए हैं और हर वर्ग का समर्थन, सहयोग वो आने वाले समय में कांग्रेस को मिलेगा। और जो ये वोट शेयर जो भाजपा की तरफ गया है इस लोकसभा चुनाव में, चाहे वो आईएनएलडी का हो या जेजेपी का हो या दूसरी पार्टियां हैं, मैं समझता हूं कि उसको कांग्रेस पार्टी अपने पक्ष में आने वाले समय में कंसोलिडेट करने का काम करेगी। 3 महीने का समय है, बहुत छोटा सा टाइम है और दिल्ली के समय आसपास के स्टेट्स भी, उनका भी इम्पैक्ट आएगा। तो ऐसी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कांग्रेस की कि उसको रिवर्ट कर देगी? मैंने कहा कि 3-4 महीने तो बहुत ज़्यादा समय है। 3-4 दिन नतीजे जब आ रहे थे उसी समय ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया भाई वो मामला अलग था और प्रदेश में मामला अलग होगा। ये लोग अपने आप ही कह रहे हैं। अभी कर्मचारियों के एजिटेशन शुरू हो गए हैं। किसान हमारे यहाँ कई जिलों के अंदर वो धरने पे बैठे हैं, कहीं जींद में बैठे हैं, कभी कहीं भिवानी के अंदर बैठे हैं, कहीं एनसीआर में कई जगह बैठे हैं। और वो अपने फसल के मूल्य को लेकर के भी बैठे हैं। लैंड एक्विजिशन जिस तरीके से होता है, जो कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन जिस तरीके से किया यूपीए की सरकार, वो रेट 4 गुना देने की बात थी, वो उनको नहीं मिलता। तो बहुत से मुद्दे हैं। आज यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट का मामला है, बेरोजगारी की दर बहुत, वो आंकड़े प्रधानमंत्री रिजल्ट आता है उसके अगले दिन आते हैं। यही अगर मैं समझता हूँ कि पहले आते तो कुछ और चीज़ें होती। तो धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड जब होंगी तो मैं समझता हूँ कि परिस्थिति बदलेगी। और यही विश्वास है हमें। जहाँ एक ही दिन लोकसभा और विधानसभा के जब वोट पड़ते हैं तब नतीजे भिन्न आते हैं, उड़ीसा उसका उदाहरण है। पहले भी बहुत से ऐसे चुनाव रहे और यहाँ 4-5 महीने के अंदर मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस के अंदर जो हमारी कमियां हैं उसको भी हम दुरुस्त करें और लोगों के बीच में एकजुट होकर के मजबूती से जाएं, तो निश्चित तौर पर परिणाम जो है बहुत आश्चर्यजनक होंगे। हरियाणा के अंदर चमत्कार होगा
और सरकार कांग्रेस की होगी। अच्छा, ये भाजपा का जो था बूथ मैनेजमेंट, जो मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो ये देखा गया कि उसने माइक्रो लेवल पे काम किया, माइक्रो मैनेजमेंट किया है, जो बूथ के स्तर पे दिखी भाजपा की मेहनत दिखी। और उसके बरक्स कांग्रेस का सेवा दल और सब जैसा था वैसा जमीनी हम लोग ने देखे, ऊपरी लड़ाई दिखी गई। तो इस माइक्रो लेवल पे अब आपकी क्या तैयारी है? नहीं, माइक्रो लेवल पे हम लोग भी काम कर रहे हैं। अभी हम सभी साथियों ने जिनको चुनाव लड़ना था या जो और हमारे साथी कार्यकर्ता हैं बूथ पे, उन्होंने भी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। और ऐसा नहीं है कि जो उनका बूथ है वो बहुत मजबूत था। सब जगह, बहुत जगह उनके एजेंट भी नहीं थे। बहुत से ऐसे हरियाणा के अंदर अगर हम देखें तो 25-30% आज भी पूरे शहर हो, गांव हो, ये तो वोट देने थे केवल उसकी वजह से। लेकिन ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बहुत बढ़िया तरीके से करना आता है। लास्ट तक जो वोटिंग जिस दिन हुई है उस दिन तक लोगों के खाते में पैसे गए हैं, जो सरकारी योजनाओं के पैसे थे नए नए। और हमारे यहाँ चुनाव के दौरान एक ज़िले के अंदर 350 करोड़ रुपए उन्होंने वो लोगों को बांटने का काम किया। इसी तरीके से पंच सरपंच उनको प्रलोभन देने का काम किया। तो बहुत से मुद्दे हैं और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर ये जो काम है ये कांग्रेस उस तरीके से कभी ना करती है और ना कभी कांग्रेस ने उस तरीके से किया कि हम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग उस पैमाने पर करें। तो एक हमारे लिए सबक भी है और चुनौती भी है, जिसे हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और उसके काउंटर में कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार करने में लगी है। कांग्रेस ने ये योजना बनाई कि अनुभव के साथ जो है हम यंग ब्रिगेड को उतार रहे हैं सड़कों पर, और उसका एक लाभ हमको मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में उसके जस्ट 2-3 महीने के बाद लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में यही यंग ब्रिगेड और जो पुराने अनुभवी हैं उन खिलाड़ियों के बीच में मतभेद की खबरें खूब आई। आपके हरियाणा में भी ये चीज़ें हैं। तो 3 महीने में ये स्ट्रेटजी जो है सेंट्रल कांग्रेस की कैसे गड़बड़ होगी, तालमेल कैसे गड़बड़ हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले पूरे कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ग्रास रूट पर जो हमारे नेता कांग्रेस को मजबूत टॉप से लेकर के, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बूथ स्तर तक सब लोगों को अपना अहम त्यागना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारा सबसे पुरानी पार्टी है, आज 134 साल इस पार्टी को हुए हैं। तो कई बार हम पुराने उसको लेकर के कि जी हम ऐसे हैं, ये हमारा कद, ये हमारा पद, ये होना चाहिए। आज कद और पद की लड़ाई नहीं, आज देश को बचाने की लड़ाई है, प्रदेश को बचाने की लड़ाई है, कांग्रेस को बचाने की लड़ाई है। और किसान, मजदूर, गरीब आदमी, छोटा व्यापारी, दुकानदार और नौजवान, माताएं, बहनें जो हमारी तरफ देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमें बचा सकती है, रिलीफ दे सकती है, तो उनके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। और इसीलिए हमने तो इस बात को कहा है कि मेरी अगले 4 महीने कांग्रेस को बचाने की लड़ाई होगी और वो कांग्रेस को हम बचाएंगे हरियाणा के अंदर। सर, आपका जो पार्टी है इस समय काफ़ी टर्बुलेंट पीरियड चल रहा है उसमें, और ये एक मंथन का दौर है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सोचा जा रहा है कि क्यों हार गए, लेकिन वो जो दौर हरियाणा में है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालने की कोशिश है कि भाई तुम्हारी वजह से हार गए, एक ग्रुप कहता है तुम्हारी वजह से। तो ये जो आपका इन फाइटिंग है, इसने कितना बड़ा रोल प्ले किया है आप लोगों की हार में? देखिए, उम्मीद करते हैं आप थोड़ा साफ गोई से अपनी नहीं, हार जीत ये तो सामूहिक होती है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, ना तो एक व्यक्ति कोई जिता सकता, ना एक व्यक्ति हरा सकता है। ये तो बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो आपके हाथ में नहीं होते। अब हमारे चुनाव में बहुत सी ऐसी एक्सटर्नल फोर्सेस थी जिन्होंने चुनाव को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित किया। जो हमारे हाथ में है वो हम बहुत कंट्रोल तरीके से उसका सही तरीके से पार्टी के इंटरेस्ट में इस्तेमाल करें। और आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं होगा। अब तो हमें देखना है कि एक दूसरे के किस तरीके से हम पूरक बन करके काम करें, कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। अलग अलग इलाकों में हम सब लोग चुनाव लड़े, कहीं ना कहीं उसका भी एक
असर रहा कि एक दूसरे की जिस तरीके से मदद हम लोग कर सकते थे वो नहीं कर पाए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वो पूरी तरीके से सब जो भी उनके लीडर्स थे वो एक दूसरे की मदद कर पाए। तो अब हम लोगों को लोकसभा चुनाव के अंदर जो कमियां रही उसको हमें एनालाइज करना है, और प्रॉपर तरीके से मैं समझता हूं कि एक जो शंका के और जो एक कन्फ्यूज़न के बादल थे वो भी छट गए हैं। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफे की पेशकश कर दी, और उसके बाद देखा जा रहा है कि जो विभिन्न प्रांत हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे महाराष्ट्र हो, आपका हरियाणा प्रदेश भी है, तो जो नेताओं की जो आपसी लड़ाई है, जो आमतौर पर पहले नहीं उतना सरफेस पर दिखती थी, वो ज़्यादा दिख रही है। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी को फिर मतलब दोबारा ये संभाल के, कांग्रेस को संभाल के सबको एक साथ लेके विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए? देखिए, ये तो पूरे देश से आवाज़ उठी है कि राहुल जी एकमात्र विकल्प हैं, वही कांग्रेस को आगे मजबूती, क्योंकि पिछले 5 साल अगर किसी ने पूरे देश के अंदर आवाज़ उठाई, सड़कों पे, संसद के अंदर दुख सुख में लोगों के शामिल हुए, तो उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। और आज भी परिणाम निश्चित तौर पर निराशाजनक हमारे लिए रहे हैं, लेकिन आज भी मोटिवेटिंग फोर्स वही हमारे सबके लिए है, और उनके नेतृत्व में काबिल, उनके हाथों में कांग्रेस का और देश का भविष्य सुरक्षित है, ये हम आज भी मानते हैं। और हमने उनकी सादगी, समर्पण, संघर्ष और उनकी इंटेलिजेंस, सारी चीज़ों को आज पिछले 12-13 साल में तो हमने उनके साथ प्रत्यक्ष तौर पे काम किया। जब वो प्रभारी बने यूथ कांग्रेस NSUI के, उस समय मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, तब से लेकर के आज तक हमने देखा। और मुझे पूरा यकीन है कि एक समय ऐसा आएगा जब देश ये कहेगा कि हमने पहले 2014 में उनको क्यों नहीं चुना, 2019 में फिर दोबारा क्यों नहीं चुना, और जब चुना तब काफ़ी देश पीछे चला गया था, और ये जो है समय के हिसाब से गलत हुआ देश के साथ। तो वो समय भी आएगा, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिम्मेदारी ली, ये उनका बड़प्पन है, लेकिन जिम्मेदार वो तो नहीं है। जिम्मेदार हमारे जैसे सारे पूरे देश में जो भी लोग हैं, जिसके स्तर पे भी कमी रही है, वो सब जिम्मेदार हैं। जैसा कि राहुल जी ने कहा भी, कुछ नेताओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग लगे रहे। ये कांग्रेस की बहुत पुरानी बीमारी है कि जो बड़े नेता लोग हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता भी कमरे में बैठ के ऐसी में और स्ट्रेटजी तो बनाते रहते हैं, लेकिन जमीन पर उतर के जब मेहनत करने की बात आती है तो आमतौर पर वो उतरते नहीं, जिसका कि नीचे वाले कार्यकर्ताओं पर भी असर पड़ता है। तो उस ऐसी स्थिति में जबकि नीचे के कार्यकर्ता सक्रिय नहीं हो रहे हैं, और राजनीतिक जिस तरह का माहौल बना है, भाजपा ने जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेनिंग शुरू की है, उसमें आप कहाँ अपने आप को पाते हैं कि आप उसको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि देश में, हरियाणा प्रदेश में, सब जगह कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा। कमियां अभी भी हैं, और उन्हीं कमियों को हमें चिन्हित करके उसके ऊपर बारीकी से काम करना पड़ेगा। अब वो समय गया कि कांग्रेस का एक छत्र राज पूरे देश के अंदर है, हम काम करें ना करें फिर भी कांग्रेस को वोट मिल रही है, तो हमें अपने आप को रीओरिएंट करना पड़ेगा। और राहुल जी ने एक बार और बोली उस मीटिंग में कि बड़े नेता जो थे वो अपने बच्चों के लिए इलेक्शन में लगे रहे, उनके लिए टिकटें मांगते रहे। उन्होंने इस बात के लिए 2-3 लोगों की तरफ इशारा भी किया, शायद वो अशोक गहलोत और कमलनाथ का नाम था। मेरा पॉइंट, मेरा सवाल ये है सर कि आपके यहाँ भी पुत्र मोह के मामले हैं, क्या आपको लगता है कि नेता लोग परिवार को ऊपर रख रहे हैं, इस वजह से पार्टी का नुकसान हो रहा है? आपके अपनी स्टेट में भी देखिए, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ऐसी बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ एक ही परिवार के लोगों को बार बार लंबे समय तक मौका मिलता है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के कुछ घरानों का वर्चस्व उसमें है, और जब वो कोई व्यक्ति कांग्रेस की राजनीति करता है तो एक समय के बाद उसको लगता है कि मेरे लिए यहाँ स्कोप आगे बढ़ने का नहीं है, वो दूसरी तरफ चला जाता है, दूसरी रीजनल पार्टी बनती है, कोई और पार्टी, इन्हीं वजह से। तो हमें कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर रोटेशन में नए लोगों को मौका दें। तो ये मैं समझता हूँ कि विधानसभा में आगे हमारे चुनाव हैं, उसमें
ये प्रयोग हम करेंगे। पुत्र परिवार मोह से ऊपर उठे। थोड़ा सा हमें परिवार मोह से भी, और जो बार बार हारते रहते हैं उन्हीं के ऊपर दाव लगाते रहे, ये मामला हमें बदलना पड़ेगा। ये गड़बड़ी एक बड़ा मुद्दा था। जैसे हरियाणा में यहाँ 10 सीटों आपको नहीं मिली, ईवीएम इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। देश भर में ईवीएम एक बड़ा कारण हो सकता है। देखिए, ईवीएम के ऊपर आज से शंकाएं नहीं है, बहुत पुराने समय से है। मैं 2010-11 में मुझे गुजरात का सह प्रभारी लगाया था, मैं सेक्रेटरी AICC था, और उस समय से लेके बहुत से साथी थे, उन्होंने उस समय भी ये कहा था कि जो यहाँ का वर्तमान नेतृत्व है, जो आज देश का नेतृत्व है, वो कुछ न कुछ गड़बड़ी करता है। वो गड़बड़ी कैसे होती है, क्या होती है, ये एक्सप्लेन मैं समझता हूँ कि बहुत क्लियरली वो साथी भी कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं। हम लोग उस समय भी आए थे इलेक्शन, उस समय हमारी सरकार थी, हमने पार्टी को उस समय भी कहा था, मैं खुद उसका गवाह हूँ। तो ये 11-12 से चर्चा चल रही है, कोई नई चर्चा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब पूरे दुनिया के अंदर मशीनें, जिन लोगों ने मशीन ईजाद करी, ईवीएम ईजाद करी, जब उन्होंने बंद कर दी, तो हम और यही सवाल लेकर के सारे विपक्षी जो दल थे वो बार बार इलेक्शन कमीशन के पास गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए, कई बार सुनवाई नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये जो सिस्टम है वो बहुत रोबस्ट है और वो बहुत वो है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। हमने कई बूथों पर ये लोगों से बात करी, और जहां हम जीतने चाहिए थे 300-400, एक बूथ के अंदर मैं बता रहा हूँ, एक बूथ के अंदर 300-400 वोट से जीतने चाहिए थे, वहाँ 300-400 से हम हार रहे हैं। जहाँ क्लोज फाइट है वहाँ हम समझ सकते हैं, लेकिन एक बूथ पे अगर 1000 वोट के अंदर 500-600 वोट का फ़र्क आ जाए, हम जहाँ जीतने थे वहाँ हम 300 से हार जाए, तो ये कोई एक्सप्लेन ना कर पा रहा है। और बहुत से ऐसे बूथ, जब हम एक एक को हमने टारगेट किया, पूछा हमारे चुनाव के नतीजे आने के बाद, तो बहुत से ऐसे बूथ हैं, बहुत पे हम कन्विंस भी हैं। तो हम ये कहें कि सारे पूरे हिंदुस्तान की मशीनें वो बदल देते हैं, ये भी हम नहीं कह रहे। तो शंकाएं हैं, और इन शंकाओं को दूर करना ये इलेक्शन कमीशन की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, और मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के हित में भी है। तो साहब, एक सवाल ये है कि आप हरियाणा में 36 बिरादरी के नेता हैं, आप उनकी राजनीति करते हैं, और ये कहा जा रहा है कि हरियाणा जाट और गैर जाट में बंट गया है, और पिछले कई चुनाव में ये बात देखी जा रही है कि एक साथ मतदान करने वाले तमाम लोग अब इस मुद्दे पर अलग हो गए हैं कि ये जाट हैं और हम गैर जाट हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा समाज को कभी जाति कभी धर्म के आधार पर बांटने का काम करती है, लेकिन मैं सभी हरियाणा वासियों से उम्मीद करूंगा, उनसे अनुरोध भी करूंगा कि हमें इस लड़ाई को उससे ऊपर उठ करके देखना चाहिए। आप भूपिंदर सिंह हुड्डा जी को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो सभी को कहना चाहूँगा, पूरे हरियाणा के ग्रास रूट लेवल से लेकर के टॉप लीडरशिप से, कि अहम को त्यागें और प्रदेश को, देश को बचाने का काम करें। और वो तब होगा जब कांग्रेस बचेगी। तो कांग्रेस, अगर सब लोग मिलकर के आज से भी हम ये मन बना लें कि हमें कांग्रेस को लेकर के आना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी ताकत है जो कांग्रेस को बड़े बहुमत से आने से रोक सके। बड़े बहुमत से हम आएंगे। सर, हरियाणा की बात हो, हरियाणा की, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। किसान नहीं है तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कुछ छूट रहे हैं। आपके एजेंडे में भी था कि किसान के लिए बहुत सारी स्कीम्स, कुछ स्कीम्स आप स्टेट से भी लेकर आए थे, तो वो एजेंडा क्यों कामयाब नहीं हुआ, और आगे वो कामयाब हो तो उसके लिए क्या प्लान है? नहीं, प्लान तो यही है। अब जो किसानों को वायदे उन्होंने किए थे, सबकी पूरी, हम जैसा हमने कहा कि चार्जशीट जब हम दाखिल करेंगे, ये सारे मुद्दे उसमें हम डालेंगे कि किसान को, हरियाणा के किसान को प्रदेश की सरकार ने क्या वायदे किए, केंद्र की सरकार ने क्या किए, उसका कितना फ़ायदा पहुंचा नहीं पहुंचा। ये जो भावांतर है, इन्होंने बोल तो दिया, लेकिन भावांतर में पैसा कितना कितना मिला। कभी आपने 50-60 लाख पूरे प्रदेश में दिए, कभी 2 करोड़ दिए किसी साल में, तो और लेकिन भावांतर के जो एडवर्टाइजमेंट है वो उससे ज़्यादा महंगे हैं सरकार के। तो ये चीज़ें हम लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। प्रदेश के जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, उनको आप कैसे रेट करते हैं, और आपको क्यों लगता है कि वो दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे? मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि प्रदेश में डेरा सत्ता सौदा वाला कांड हुआ, 30-40 लोग मारे गए।
30-40 150 लोग मारे गए। रामपाल वाला हुआ, लोग मारे गए, जाट एजिटेशन हुई, लोग मारे गए। वो खुद वो किसी के थप्पड़ मार देते हैं, किसी से नाराज हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों का कहना है कि उन्होंने नौकरी वो मेरिट पे दे रहे हैं, बिजली लगातार पूरी आ रही है, तो क्यों हारेंगे वो? और आप उनको 10 में से कितने नंबर? देखिए 10 में से हम तो जो है नेगेटिव मार्किंग उनके करते हैं, माइनस में उनके नंबर जाएंगे, क्योंकि 4 साल तो यही कहते रहे मेरे पास अनुभव नहीं है, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। और सच्चाई ये है कि जब ये जाट आरक्षण हुआ, पूरा प्रदेश जल रहा था, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में चद्दर डाली और सो गए। तो ऐसा मुख्यमंत्री जहाँ पर हो तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के हालात क्या होंगे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो हमारे कॉरपोरेशंस के चुनाव हुए, जिसमें मैं समझता हूँ कि चाहे वो फरीदाबाद कॉरपोरेशन हो, चाहे वो गुड़गांव का कॉरपोरेशन हो, वहाँ से कांग्रेस स्थिति को बदल सकती थी। हम बदलने में नाकामयाब रहे, ये हमारी गलती, क्योंकि हम सिंबल पे ही नहीं लड़े। लोगों को जब सिंबल ही नहीं मिलेगा तो वोट कहाँ से देंगे लोग? जब डायरेक्ट मेयर का चुनाव हुआ 5 कॉरपोरेशंस में, तो मैं समझता हूँ कि वो भी बहुत बड़ी हमारी भूल थी, गलती थी। और उसके बाद से दोबारा भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक पब्लिक में मैसेज गया कि नहीं, भारतीय लोगों को इस चीज़ का बहुत जानकारी नहीं होती कि कांग्रेस सिंबल पे नहीं लड़ रही है। 3.5-4 लाख लोग वो किसको वोट देंगे? किसी का सिंबल वहाँ पर सीढ़ी था, किसी का बस था, किसी का कुछ था, किसी का पेन था, पेंसिल था। तो पेन पेंसिल पे नहीं, वोट जो मिलने थे वो तो हाथ पे मिलने थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो उनको एक मौका मिला। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, भ्रष्ट लोगों को शेल्टर जिस तरीके से उन्होंने किया है, तो ये तमाम मुद्दे हैं। बाकी लोग तो ये कह रहे हैं, अभी नारे चल पड़े हैं, हाँ, मोदी जी से बैर नहीं, खट्टर तेरी खैर नहीं, और जहाँ ये नारा चल जाता है, और मैं समझता हूँ कि वहाँ फिर खैर होती भी नहीं है। तो इसलिए निश्चित तौर पर खट्टर साहब का जाना तय है, भाजपा का जाना तय है, और कांग्रेस का आना तय है।